नमस्कार बच्चों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है पुनः लर्न फिजिक्स विद मनीष सर में। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया अपना। इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल अपन ने कर लिए हैं। आज अपन बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। उससे पहले हम जिस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे वो एक छोटी सी चीज है, और वो क्या है जी? चार्ज एंड मास। बच्चों, आवेश और द्रव्यमान, हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं वो है जी आवेश तथा द्रव्यमान। इन दोनों के बीच में अपन एक डिफरेंस देखेंगे छोटा सा। क्या इसके बीच में डिफरेंस आएगा? प्यारे बच्चों, यहां मैं कोशिश करूंगा आपको दोनों मीडियम में सारी चीजें समझा सकूं। बाकी नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग मिलेंगे। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे, दोनों दोनों। यहां केवल और केवल क्योंकि यहां सारी चीजें लिखेंगे, अगर थ्योरी भी यहां पे लिखेंगे और लिख लिख के अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम अपना होगा। और अगर मैं कोई थ्योरी का कोई बंडल यहां पे लेके आता हूं और वो आपके सामने करता हूं तो वो आपको इतना ईजी, मतलब आप इतना नहीं समझ पाएंगे। जो अपना एप्लीकेशन है उसमें आपको नीचे नोट्स चल रहे हैं एज इट इज, आप वहां केवल टिक करो, आपको नोट्स एज इट इज मिल जाएंगे। तो वहां पे आपको चीजें सारी की सारी मिल रही है ना? तो देखो, अगर मैं बात करूं यहां से, चार्ज लिख लेते हैं अपन इधर और इधर लिख लेते हैं अपन मास। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उन दोनों के डिफरेंस की एक बार अपन बात करेंगे कि दोनों के अंदर मोटा मोटा डिफरेंस क्या होता है ना? तो वो देखो, एक सेकेंड, अगर दोनों के डिफरेंस की बात की जाए तो देखो, सबसे पहली पहली बात, नंबर एक, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज इज ऑलवेज चार्ज हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? चार्ज हमेशा, आवेश जो होता है ना, वो हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। चार्ज हमेशा क्या रहता है? संरक्षित। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। लेकिन मास का कंजर्वेशन वाला जो है ना, मास का जो कंजर्वेशन है, वो अभी तक ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं हुआ है कि वहां पर मास हमेशा हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है, अब देखो नंबर दूसरी बात, चार्ज जो होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, Q बराबर NE। चार्ज हमेशा क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? क्वांटाइज्ड होता है। बट यहां से नंबर सेकंड है, मास का क्वांटाइजेशन जो है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मास के क्वांटाइजेशन की अभी तक कोई बात हुई है। मास के क्वांटाइजेशन का अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ऐसा पब्लिश हुआ है। नंबर थर्ड चीज की अगर अपन बात करें, देखो चार्ज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं यहां से बात करना चाहूं आपसे, तो देखना एक बार, चार्ज हमेशा क्या रहेगा? चार्ज सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है वेलोसिटी पर। अगर मैंने क्या किया, ये मान लेते कोई पार्टिकल है, इसकी स्पीड बढ़ाई, इसकी वेलोसिटी बढ़ाई, तो ऐसा नहीं है कि चार्ज चेंज हो जाएगा। चार्ज वहां पर चेंज नहीं होगा, जबकि मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। जबकि मास क्या है? मास आपका डिपेंड्स करता है, मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। कैसे? m बराबर होता है m नोट, नीचे अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है कि नहीं होता? m बराबर m नोट। अब जैसे जैसे मान लेते हैं अपन v की वैल्यू को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अपन v की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये यहां वैल्यू कम आती रहेगी, 1 से कम आएगी, इसको m की वैल्यू वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। तो मास इस किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं नंबर फोर्थ पॉइंट की बात करूं आपसे, वो क्या करता है कि अगर कोई बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी है तो उसका खुद का मास जरूर होगा। अगर कोई भी बॉडी है प्यारे बच्चों, कोई भी बॉडी ले लो, है ना, कोई भी बॉडी लेंगे तो उसका क्या होगा? मास होगा। कोई भी बॉडी जो होती है उसका कोई ना कोई क्या होता है? मास होता है। लेकिन नंबर यहां पे अगर अपन बात करें, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि जिसका मास है उसका चार्ज भी हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई बॉडी है इसका मास होएगा, कंफर्म है,
लेकिन अगर कोई बॉडी है उसका चार्ज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, इसका मतलब उसमें मास भी है, मास तो है ही, लेकिन अगर किसी बॉडी पे मास है तो यह जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज भी हो। ये कुछ 3-4 कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। हमेशा क्या होता है, कंजर्व, चार्ज कंजर्व, इसका कोई कंजर्वेशन का कुछ भी नहीं है। इसमें क्वांटाइज होता है, क्वांटाइजेशन का इसमें कुछ भी नहीं है। ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और कोई भी जो बॉडी होती है उसका मास तो जरूर आता है, चार्ज हो या ना हो। इसका मतलब अगर आपने चार्ज प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब मास तो अपने आप ही प्रूफ हो गया। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू जो होती है ना, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। दोनों की दोनों क्या होती है प्यारे बच्चों, ये दोनों की दोनों ही क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक पॉइंट के अपन और बात कर लेते हैं, नंबर 5वां पॉइंट। दो चार्ज पार्टिकल जो आएंगे ना, सुनो जरा ध्यान से, दो चार्ज पार्टिकल जो आएंगे, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज क्या है, Q2 है। दो चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का भी होता है, तो वो रिपल्सन का भी होता है। इसका होता है, अट्रैक्शन का भी होता है, तो वो रिपल्सन का भी होता है। जबकि दो मास जो हैं उनके बीच लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटी वाला, ग्रेविटेशनल। कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण का। और वो हमेशा कैसा रहेगा, वो हमेशा अट्रैक्शन का ही होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो केवल आप ये 5 पॉइंट लिखें, आपका काम बन गया। ठीक है, चलते हैं भाई अगले टॉपिक की तरफ अपना। और जो आज का अपना जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो क्या है, कूलम्ब्स लॉ। बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ाया दो चार्ज पार्टिकल कैसे आते हैं। उन दो चार्ज पार्टिकल की अपन ने बात कर ली। अब मैंने क्या कहा कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल ले लिया, एक ले लिया Q1 और एक ले लिया Q2। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, दोनों के ऊपर अपना अपना चार्ज है दोनों के ऊपर। और ये दोनों चार्ज पार्टिकल मैंने किसी डिस्टेंस r पे रख दिए। किस पे रख दिए जी, डिस्टेंस r पे रख दिए। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे, और वो जो फोर्स लगेगा ना F, वो जो फोर्स लगेगा F, वो क्या होएगा, ये लगने वाला जो फोर्स है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दो बातें तो ये मतलब क्या होता है कि दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला जो बल, आपके नोट्स में आपको दिखाई देंगे, दो आवेशित कणों के मध्य जो लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब इंग्लिश में अगर बात करें तो द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them। इसका मतलब जैसे जैसे Q1 Q2 इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स भी इंक्रीज होगा। यहां से एक बात समझने की है, और वो देखो बच्चों नोट डाल के ये समझना, जैसे मान लेते Q1 की वैल्यू 3 कूलाम है और Q2 की वैल्यू है 2 कूलाम, तो इनका प्रोडक्ट आ गया 6। और मान लेते हैं यहां पे Q1 की वैल्यू को अपन ने मान लिया 4 कूलाम और Q2 की वैल्यू को अपन ने मान लिया 1.5 कूलाम। मान लेते हैं इसे, Q2 की वैल्यू कितनी ले ली, 1.5 कूलाम। तो अब भी इनका जो आंसर आएगा वो 6 ही आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब मैंने यहां पे चार्ज को इंक्रीज किया कि नहीं किया, तो उससे फोर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स वो का वो ही रहेगा। कुल मिला के बात है, ये चेंज होएगा तो आएगा, बात तो तब बनेगी। आपने अगर एक एक को अलग अलग चेंज किया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा, फर्क तब पड़ेगा जब Q1 Q2 चेंज होएगा। तो ये इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ना कि Q1 और Q2 पे। Q1 Q2 के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, ये समझ गया आप मेरी बात को। तो अगर आपने Q1 Q2 को क्या कर दिया, इंक्रीज किया है, अगर आपने Q1 Q2 को क्या कर दिया, इंक्रीज, मतलब कुछ ऐसा किया आपने जिससे Q1 और Q2 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो फोर्स भी इंक्रीज होएगा। Q1 Q2 डिक्रीज हो गया तो फोर्स भी डिक्रीज होएगा। अच्छा दूसरी बात, डिस्टेंस के, अगर डिस्टेंस r कम करेंगे तो पास पास रहेंगे, पास पास रहेंगे तो फोर्स ज्यादा लगाएंगे। अगर वो r को ज्यादा कर देंगे तो दूर दूर जाएंगे, अगर वो दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा भाई, r था ऐसे दूर दूर गया,
ये अगर ऐसे दूर दूर जाएगा तो क्या होगा, अगर ये दूर दूर जाएगा तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर वही मैंने इसको धीरे 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 पास ले आऊंगा तो इनके बीच लगने वाला फोर्स पड़ोसी रह गया ना, तो पड़ोसी में तो फ्रैक्शन ज्यादा रहेगा है ना, और वो दूर दूर रहेंगे तो ये दूर है मत छोड़ो इसको, तो वहां पे फोर्स कम लगेगा, है या नहीं, सही बात है। तो पड़ोसी है ना, पड़ोसी के बीच में तो मधुर संबंध है, तो पड़ोसी के बीच मधुर संबंध होने के कारण उनके बीच में फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और ये R स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक यहां पर जो फोर्स होता है ना बच्चों, वो माध्यम पर भी निर्भर करता है। आ गया, माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। बच्चों अगर आप मीडियम चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज होएगा, 100% कंफर्म है। अगर आपने मीडियम चेंज किया तो फोर्स भी चेंज होगा। इसका मतलब तीन बातें याद रखना, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, एंड F ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अगर मीडियम आपका पहले कुछ और है तो कुछ और आएगा फोर्स, अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया, अगर आपने Q1 Q2 और R को चेंज नहीं किया, Q1 Q2 और R वो का वो है, लेकिन मैंने मीडियम को चेंज किया है, तो फोर्स आपका चेंज होगा। अब वो कैसे चेंज होगा उसकी जरा एक बार अपन डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी जरा एक बार अपन चर्चा करते हैं कि वो जो होगा वो कैसे चेंज होगा। जरा देखो एक बार, हाँ जी। तो इसका मतलब अब मैं इसको सारी वैल्यूज को एक साथ लिख देता हूं, तो एक साथ लिखूंगा तो आ जाएगा ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और नीचे आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स R स्क्वायर, है ना। अब ये R स्क्वायर आ गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा तो वो आ जाएगा 1/4 पाई F∼0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और इसको अपन लिख सकते हैं बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला। और ये जो K बराबर है ना, K बराबर है 1/4 पाई F∼0। अब बात करते हैं कि सर ये F∼0 क्या चीज है। अरे ये K तो क्या हो गया, चलो मान लिया K तो कांस्टेंट है, ये F∼0 क्या बुलाया आ गया जी। अब इस F∼0 की अगर मैं बात करूं तो F∼0 जो होता है, ये F∼0 जो अलग से लिखा मैंने, या एक सेकेंड, ये जो F∼0 है इसको अपन कहते हैं विद्युतशीलता। क्या कहते हैं जी इसको, विद्युतशीलता। इसको कहते हैं परमिटिविटी, इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लेकिन ये यहां पे नोट में है ना, तो नोट में है तो क्या आ जाएगा ये, अब तो केवल परमिटिविटी लिख लो, बस परमिटिविटी, आप केवल परमिटिविटी लिख लो इसको। ये F∼0 है तो किसका है, वैक्यूम का, और F∼n आएगा तो कोई ना कोई क्या रहेगा वहां पे, मीडियम का रहेगा, और ये किसका रहेगा, ये रहेगा बच्चों वैक्यूम का। मेरी बात समझ में आई आपको। इसका मतलब क्या, निर्वात मतलब वैक्यूम मतलब निर्वात, ये माध्यम हो गया कोई ना कोई। मैंने क्या कहा था अभी आपसे कि ये Q1 पे डिपेंड करेगा, Q1 Q2 के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, R पे डिपेंड करेगा, और देखो यहां पे ये F∼0 पे भी डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये F∼n क्या चीज होती है, ये मीडियम की परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी नाम से पता चल रहा है, परमिटिविटी, परमिट करेगा ये। तुमने तो फोर्स लगा रहे हो वहां पे, दो पार्टिकल को रख दिया तुमने किसी मीडियम में, अरे तो भाई मैं भी तो परमिट करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरा कोई मीडियम है तो मेरे भी कुछ असूल होते होंगे ना, तो वो हर एक मीडियम का अपना अपना उसूल है, वो परमिट करेगी नहीं। ट्रक को भी नहीं लगा, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, इसको लोग ऑल इंडिया में परमिट मिल गया इसको, इसका लोग मीडियम तो परमिट करेगा। लेकिन अगर वहां पे कोई भी मीडियम नहीं है, कोई भी रोका टोकी करने वाला नहीं है, तो तुम घूमो जहां मर्जी वहां घूमो। लेकिन अगर मीडियम आया तो वहां पे उसकी परमिटिविटी काम करेगी, तो वहां जो परमिटिविटी काम करेगी उसकी मैं आपसे बात करने चाह रहा हूं कि वो परमिट, इसका मतलब वो मीडियम पे डिपेंड करा कि नहीं करा, हर मीडियम की अपनी अपनी परमिटिविटी, तो इसका मतलब फोर्स डिपेंड अपॉन परमिटिविटी, विद्युतशीलता। वो माध्यम की विद्युतशीलता हो सकती है, वो किसी की भी हो सकती है। तो इस K की वैल्यू की जरा अपन चर्चा कर रहे हैं। ये K क्या हो गया, 1/4 पाई F∼0। अब इस K की जो वैल्यू आती है ना, वो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹। किसके लिए, वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए। कितनी वैल्यू आती है, 9 × 10⁹। कौन से सिस्टम में, MKS में। इसमें जी MKS में, एक सेकेंड
उधर क्या चला जाता है, ये लोगो चला जाता है ना। तो अपन एक काम कर सकते हैं, वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो अपन क्या कर सकते हैं, यहां से लिया और ये इधर, ठीक है। देखो सारी फैसिलिटी अपने पास में, चिंता मत करो तुम। k इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू पावर 9, ये वैल्यू याद रखना आप लोगों को। और इसका अगर मैं उसकी बात करूं, यूनिट की बात करूं, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, कुलाम स्क्वायर, क्योंकि k है ना। तो k बराबर कितना जी, यहां से k बराबर एफ आर स्क्वायर बटे में Q1 Q2, F का तो कितना न्यूटन, R का कितना मीटर स्क्वायर, और नीचे Q1 Q2 का क्या, कुलाम स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में क्या आ गया प्यारे बच्चों, कुलाम स्क्वायर आ गया। ये पहली पहली बात। और ध्यान से सुनो, जो मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूं वो देखना एक बार आप, है ना। K की वैल्यू आ गई, लेकिन अगर K की वैल्यू आपसे किसमें पूछी जाए, ये तो MK सिस्टम में है, अगर आपसे पूछी जाए CGS में, तो इस K की वैल्यू 1 आती है, याद रखना। K की वैल्यू कितनी आती है, 1, ये याद रखना आप लोगों को। K बराबर 9 इंटू 10 टू पावर 9 आता है MKS में, लेकिन CGS में होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, K बराबर 1 आ जाएगी। K बराबर कितना आ जाएगा जी, यहां से 1 आ जाएगा। समझ गया आप मेरी बात को। 1 क्यों आएगा वो तुम देख लो, न्यूटन को डाइन में चेंज कर लो, मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, है ना। और जैसे आप चेंज करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा फिर कैसे आएगा, कट जाएंगी सारी की सारी वैल्यू, है ना। तो ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी ना, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर उसके अंदर 1 आ जाएगा। अच्छा, के की बात करूं मैं, के कांस्टेंट है, और के कांस्टेंट है तो के की यूनिट कितनी, अरे मात्रक कितना भाई इसका, मात्रक आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कुलाम स्क्वायर। अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूं, डायमेंशंस मतलब वीमा, वीमा, वीमा क्या है, हाँ जी बताओ जरा। अगर इसकी वीमा की अपन बात की जाए तो बच्चों इसकी वीमा कितनी आ जाएगी, ये न्यूटन का है m1 l1 t-2, ये आ गया l2, नीचे आ गया a2 t2, आया कि नहीं आया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जी आपका, तो इसका डायमेंशंस आ गया कितना, m1 l3 t-4 a-2। बच्चों याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, m1 l3 t-4 a-2। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई परमिटिविटी का बताओ, इसका बताओ, परमिटिविटी के बारे में बताओ, तो देखो परमिटिविटी क्या होती है, k बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया, 1/4 पाई k। एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आ गया, 1/4 पाई k। जब k की यहां से वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करूं तो 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होती है, इसका मतलब किसका आ जाएगा, k का आ जाएगा। तो k वाले का उल्टा कर दो, इसका मतलब इसका आ जाएगा कुलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मीडियम का अलग अलग आएगा, सब मीडियम का अलग अलग आएगा, वो अपन बाद में बात करेंगे पहले बच्चों, उसका डिस्कशन बाद का टॉपिक है ना। तो ये एप्सिलॉन नॉट आ गया यहां पे। अच्छा, इसका अगर आपको, ये तो यूनिट आ गई इसकी, अगर यही चीज मैं आपसे किसमें पूछूं, इसका वीमा बताओ जी, डायमेंशंस बताओ कितना आएगा, अरे डायमेंशंस कितना आ जाएगा, तो डायमेंशंस उसको उल्टा कर दो, कहां गया उल्टा वाला वो, m-1 l-3, और ये आ गया t4, और ये आ गया जी a2, t4 आ गया और ये आ गया a2 आ गया। ये इसकी डायमेंशंस आ गए। ये प्यारे बच्चों जो आपके सामने सारा लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा कुलाम्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताया है। कुलाम्स लॉ के बारे में मोटी मोटी बात जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो अगर कुलाम्स लॉ के बारे में आता है आपको कि बताओ कुलाम्स लॉ के बारे में, ये चीजें आपको बतानी है। स्टेटमेंट आपको सबसे पहले, फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ठीक है, कुलाम का जो बल होता है वो
दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा माध्यम पर निर्भर करता है। ये इस तरह से हो गया, के की वैल्यू आ गई, ये सारी चीजें आ गई। अच्छा एक चीज और, अब फोर्स का नेचर की बात करें अपन। देखो फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी जी, फोर्स कैसी क्वांटिटी, फोर्स हमेशा कैसी क्वांटिटी जी, फोर्स होती है वेक्टर। फोर्स क्या क्वांटिटी जी, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट की बात करूं तो न्यूटन, इसकी डायमेंशंस की बात करूं तो m1 l1 t-2। ये आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब जानते हो आप। अच्छा दूसरी बात अपन करें, फोर्स कैसा होता है। फोर्स या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सन, या तो क्या होता है अट्रैक्शन का, या क्या होता है रिपल्सन का। आप एक बात याद रखना कि अगर Q1 Q2 आपका कैसा है, पॉजिटिव है। एक सेकंड रुको, वो अपन करते हैं, यहीं से कहीं कर देंगे। देखो अगर Q1 इंटू में Q2 आपका कैसा है, पॉजिटिव है। अगर आपका Q1 Q2 क्या है, अगर Q1 Q2 क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा आएगा, वो फोर्स आएगा रिपेल करने वाला। रिपेल मतलब प्रतिकृषित। और अगर Q1 Q2 आपका कैसा है, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये अट्रैक्शन का आ जाएगा, मतलब आकर्षण का। बोलो समझ में आया, ये आकर्षण और प्रतिकृषण। क्योंकि Q1 Q2 पॉजिटिव कब आएगा, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, और आपको पता है दोनों प्लस और दोनों माइनस मतलब सेम नेचर। सेम नेचर में क्या, प्रतिकृषण। अब Q1 Q2 नेगेटिव कब आएगा, एक प्लस दूसरा माइनस, एक माइनस दूसरा प्लस, तो क्या आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव आएगा तो जब दोनों की नेचर सेम डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो आपको पता है कौन सा फोर्स होता है जी प्यारे बच्चों, आकर्षण का फोर्स। कैसा फोर्स होता है, आकर्षण का फोर्स होता है। चलते हैं अपन, यहां तक शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो जो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं। आई थिंक आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी, मेरे को ऐसी उम्मीद है। आप जरूर मुझे चैट बॉक्स में बताइए प्लीज, है ना, इट्स माय हम्बली रिक्वेस्ट टू यू। आप जरूर मुझे बताइए क्या है, ताकि अपन और कुछ इसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सके, है ना। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कुलाम फोर्स के बारे में। ये अपने कुलाम फोर्स के बारे में सारी चीजें आपको बता दी। अब कुलाम फोर्स के बाद में अगर अपन बात करें, इसका वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है आपसे। कौन सा फॉर्म पूछा जाता है, इसका वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है। देखो देखो भाई, एक सेकेंड, वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ। कुलाम के बल का सदिश रूप, हाँ जी, कुलाम का जो बल है ना, उसका सदिश रूप आपको देखना है। क्योंकि फोर्स क्या होता है, गुलाम का बल मतलब गुलाम बल, गुलाम का बल नहीं होता, गुलाम बल, गुलाम नाम के साइंटिस्ट है भाई। गुलाम के नियम का सदिश रूप ऐसे लिख दो, गुलाम बल का सदिश रूप, चलेगा, सब तुम जानते हो, सब सारी चीजें। हाँ भाई, गुलाम के नियम का सदिश रूप अपन को देखना है कि गुलाम का ये वेक्टर फॉर्म देखो कैसा आएगा। तो देखो मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले अपन देखते हैं फोर्स के लिए। देखो यहां पे दो चीजें, एक तो आपने लिखा Q1 और एक लिखा आपने Q2, लिखा है कि नहीं लिखा। तो इनमें दो चीजें हैं, या तो क्या करेगा, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, एक क्या आएगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। दोनों काम एक साथ होते हैं, Q1 Q2 पे लगाता है, Q2 Q1 पे लगाता है। जब Q1 Q2 पे लगा रहा होगा तो Q2 पर 1 के कारण, तो उसको अपने लिख दिया F21 वेक्टर, 2 पर 1 के कारण, F21 मतलब ऑन टू ड्यू टू 1, 2 पर 1 के कारण, 2 1 का मतलब, अब देखो 2 पर लगा रहे हैं ना, कौन लगा रहा है 1, तो 2 पर 1 के कारण, इसको अपन क्या लिख देंगे, F12 वेक्टर। F12 का मतलब क्या हो गया, 1 पर 2 के कारण। अब इनकी डायरेक्शन देखो, एक कंडीशन ये है
कि ये जो F12 है ना, F21 वेक्टर फॉर्म जो है ना, F12 बराबर F21 आता है। पहली बात तो एक चीज याद रखना, क्यों आता है वो अपन प्रूफ करते हैं, वो भी अपन आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि F12 और F21 दोनों बराबर क्यों आते हैं। तो चलो अब मेरे साथ आप बने रहो, अब अपन अपने सफर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो F12 बराबर F21 क्यों आता है, इसकी जरा एक बार अपन बात करिए। मैग्नीट्यूड में आता है वैसे, ठीक है, मैग्नीट्यूड में ऐसे, मतलब नेगेटिव भी है तो भी पॉजिटिव कर दो आप, है ना। तो इनका मैग्नीट्यूड है ना वो दोनों का बराबर आता है। डायरेक्शन अलग अलग, ये सामने दिख रहा होगा, डायरेक्शन एक की इधर एक की इधर, तो डायरेक्शन तो वैसे भी अलग अलग है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर आपको प्रूफ करना है। तो आओ बच्चों जरा तुम्हें सुनाए इसकी जाके हिंदुस्तान की, इधर देखो, है ना। तो सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं, बहुत प्यारा सा डायग्राम। इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा करो ना, ये लो जी, सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, अरे ये क्या हो गया, पेन पे आओ ना यार, ऐसे क्या। हाँ जी, ये बनाया अपन ने, ये मान लेते हैं एक पार्टिकल यहां पे, और एक अपन मान लेते हैं यहां पे, है ना। इसको लिख लेते हैं यहां पे Q1, और इसको लिख देते हैं अपन Q2। लिख दिया, एक को Q1 लिख दिया और एक को क्या लिख दिया, Q2 लिख दिया। इसको मतलब इसकी डिस्टेंस अपन ले लेते हैं R1 वेक्टर, और इस Q2 की ले लेते हैं R2 वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको, स्थिति सदिश, जो कि हमेशा कहां से देखा जाता है, ओरिजिन पॉइंट से देखा जाता है। हमेशा हमेशा कहां से देखा जाता है, ये ओरिजिन पॉइंट से देखा जाता है। तो Q1 और Q2 इस तरह से अपन ने इसको नोट कर लिया। अब चलते हैं अपन आगे। अब सुनो जरा आप मेरी बात ध्यान से, इन दोनों को यहां पे मिलाओ, इन दोनों को अपन यहां पे मिलाया, ये डिस्टेंस है देखो, R1 और R2 अपन ने इस तरह से बना दी। ये इसकी डायरेक्शन ये होगी और इसकी डायरेक्शन ये होगी। इसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी कैसे, अगर मैं निकाल रहा हूं किसके ऊपर बच्चों, सबसे पहले पहले अगर मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूं F12 वेक्टर, तो F12 किस किस के ऊपर आएगा, Q1 और Q2। तो इसका मतलब K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब डिस्टेंस देखना Q1 Q2 पे, F12 का मतलब क्या है, 1 पर 2 के कारण, इसका मतलब 1 पर आएगा 2 के कारण, इसका मतलब 1 पर लगेगा फोर्स, तो ये डायरेक्शन आएगी कि नहीं आएगी इसकी, 1 पर 2 के कारण, यही तो आएगा। और इस वाली डिस्टेंस को अपन क्या लिख देते हैं जी, 1 पर 2 के कारण R12 लिख दो। अरे 1 पर 2 के कारण क्या लिख दिया अपन ने, R12, इसका मतलब K Q1 Q2 R12 वेक्टर का स्क्वायर कर दो। और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, भाई फोर्स हमेशा, एक बात याद रखना मैंने आपको बताया नहीं, फोर्स हमेशा जब दोनों फोर्स जिस लाइन पे ज्वाइन होते हैं ना, तो हमेशा कुलाम का फोर्स लाइन ज्वाइनिंग पे लगता है। वो कुलाम के फोर्स जैसे कंप्लीट होएगा ना, उसके बाद में कुछ 2-3 नोट डाल के आपको लिखवाएंगे, उसमें अपन सारी चीजें लिखवा देंगे आपको कि कुलाम का फोर्स कहां कहां लगता है ना। तो देखो ये इस पे लगा कि नहीं लगा, इसको मतलब ये वाला जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ये ऐसे लाइन ज्वाइनिंग पे, है ना। ये ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा, इसको अपन ने क्या बोल दिया, F12 वेक्टर। सही है मेरी बात को। अब देखो 1-2 क्या हो गया, 1 पर 2 के कारण, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आएगी R12, और किधर आएगा ये, जिधर R12 होगा, इसको मतलब जिधर R12 इधर ही था, R1 से चालू हुआ 2 पर गया, 1 से चालू हुआ 2 पे गया, ऐसे ऐसे 1-2 मतलब 1 पर 2 के कारण, तो 2 चल रहा होगा ना, 1 पर लग रहा है फोर्स, तो भाई मैं आप पे फोर्स लगाऊंगा तो मुझे आपकी तरफ आना पड़ेगा ना, मुझे आपकी तरफ, तो वो डिस्टेंस ले लिया अपने R12 वेक्टर, है ना। तो इसको R12 की डायरेक्शन में आएगा, तो R12 कैप लिख दो इसको। अब बात ये है सर कि R12 की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा एक, और ट्राइंगल का रूल लगाओ इसमें, त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम क्या आ जाएगा, त्रिभुज का नियम आ जाएगा यहां से, वो क्या आएगा, R2 वेक्टर प्लस में R12 वेक्टर बराबर आ जाएगा R1 वेक्टर। समझ में आ गया होगा शायद सबको। इसका मतलब R12 वेक्टर बराबर कितना आ गया, R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर। ये इसकी वैल्यू आ गई, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको R12 ये का ये रहने दो। चलें अपन आगे। अब सुनो, यहां से मैं आपको एक चीज और बता दूं, R12 का जो कैप होता है ना, वो होता है R12 वेक्टर बटे में R12 वेक्टर का मोड।
आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि आर केप जो होता है ना वो आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मोड होता है कि नहीं होता? आर केप बराबर यही तो होता है ना, तो कैप का मैंने ऐसे लिख दिया सामने। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब देखो, अब अपन दूसरी की बात करें, अब अपन सेकंड पॉइंट पे आओ। और सेकंड पॉइंट जो आपका है वो क्या है? ये तो आपने F12 निकाल लिया, अब मैं निकालना चाह रहा हूं F21 वेक्टर। और F21 वेक्टर क्या आएगा? वही के Q2 पर Q1 के कारण, और दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं अपन R21 वेक्टर, तो R21 वेक्टर का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा ये R21 कैप। अब बात करते हैं सर R21 की वैल्यू कितनी है ना? R21 की बात करेंगे। देखो R21 कितना आ जाएगा, सेम टू सेम देखो। अब 21 कितना, 2 पर 1 के कारण, इसका मतलब ये 2 पर 1 के कारण ये आएगा कि नहीं आएगा? 2 पर 1 के कारण की डायरेक्शन ये आएगी कि नहीं आएगी? बताओ दिया मुझे। 2 पर 1 के कारण, इसका मतलब ये आ गया R21 वेक्टर, और फोर्स लगेगा इधर, तो इसका मतलब ये आ गया F21 वेक्टर। आएगा कि नहीं आएगा? ये F21 वेक्टर आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं सर R21 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तो देखते हैं एक बार जरा अपन R21 कितना आ जाएगा। हाँ जी, R21 कितना आएगा? सेम टू सेम वापस से ट्राइंगल में आओ। ट्राइंगल देखो आपको दिख रहा होगा, ये गया और ये ट्राइंगल, ट्राइंगल तो वो का वही है। अब देखना यहां पे, तो यहां से वैल्यू बन रही है ना, इसका मतलब कितना आ जाएगा? ये आपका R1 वेक्टर प्लस में R21 वेक्टर बराबर आ गया R2 वेक्टर। तो बच्चों यहां से R21 वेक्टर कितना आ गया? R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर, देखो दिया, और ये वाली वैल्यू हो गई यहां पे, ये आपका फोर्स हो गया। सेम टू सेम वही R21 कैप बराबर R21 वेक्टर अपॉन में R21 वेक्टर का मोड। आपको मोड वोड से कोई मतलब नहीं है, बाद में समझाएंगे मोड क्या होता है। तो आप जरा एक बार चेक करो R12, आप क्या चेक करोगे यहां से? क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि R12 वेक्टर बराबर माइनस का R21 वेक्टर, और दोनों बराबर हैं, क्योंकि R12 कितना है? R1 माइनस R2, R21 कितना है? R2 माइनस R1, तो दोनों अपोजिट हुए कि नहीं हुए? लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है? मैग्नीट्यूड की मैं बात करूंगा तो दोनों सेम आएंगे कि नहीं आएंगे? Q1 Q2 आपके वो के वो हैं, के आपका वो का वो है, डायरेक्शन उल्टी है, और नीचे उस वैल्यू का फर्क है केवल। अब उस वैल्यू का फर्क है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात, इसका मतलब F12 वेक्टर बराबर माइनस का F21 वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। ये कुलाम्स लॉ हो गया। अब कुलाम्स, अगली जो क्लास रहेगी कुलाम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा, कम से कम 8 से 10 न्यूमेरिकल, वो सारे न्यूमेरिकल रहेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो जब क्लास पसंद आती है तो क्या करते हैं बताओ दिया, मुझे समझाओ आप क्या करते हैं। समझाना नहीं, मुझे करके दिखाना है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।